नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ठोकेंगे ताल। वहीं अमित शाह यूपी, ओडिशा और उत्तराखंड में, तो राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा ओडिशा के कांटाबाजी में करेंगे जनसभा। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। राहुल अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में होगी साझा रैली, तो प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभालेंगी मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में आज प्रचार करेंगे। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखेवार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए, कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल मामले पर सियासी घमासान। केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा का प्रदर्शन जारी। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को किया तलब। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक और महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज। भाजपा ने पुलिस के व्यवहार को बताया निराशाजनक। कहा, राज्य में महिलाएं ही है असुरक्षित। और एलोरा कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निकहत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल्स में जगह। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा प्रचार पर हैं। प्रधानमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 3 और महाराष्ट्र में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर में वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे यूपी के फतेहपुर और फिर 3 बजे हमीरपुर में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री मुंबई साउथ सेंट्रल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस लोकसभा सीट से वकील उज्जवल निकम भाजपा के प्रत्याशी। अब की बार 400 पार के चुनावी संकल्प के साथ भाजपा का चुनावी प्रचार अभियान जोरों पर है और भाजपा के सभी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक एक एक सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करके भाजपा के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे। अमित शाह सबसे पहले यूपी के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसके बाद वो ओडिशा के राउरकेला संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिलीप रे के समर्थन में रैली करेंगे। ओडिशा के बाद शाह शाम को झारखंड जाएंगे, जहां वो भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची में रोड शो कर राज्य में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा उम्मीदवारों को जितवाने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टार प्रचारक जेपी नड्डा ओडिशा के चुनावी दौरे पर हैं। वो राज्य की सभी लोकसभा सीट और विधानसभा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। नड्डा आज ओडिशा के कांटाबाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ओडिशा में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उधर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। सियासी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष ताबड़तोड़ जनसभाएं करके अपने पक्ष में माहौल बना रहा है, तो विपक्ष भी चुनावी रण में मजबूती के साथ ताल ठोंक रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैलियां करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर में जनसभा कर
पार्टी प्रत्याशी के हक में मतदान की अपील करेंगे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में हैं। अमृतसर से वो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पर तीखे वार किए। अमित शाह ने भाजपा के संविधान बदलने की अटकलों को सिरे से नकारते हुए कहा कि 400 सीट जीत करके वो देश में राजनीतिक स्थिरता लाना चाहते हैं, न कि संविधान को बदलना। कांग्रेस के काले इतिहास का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग उठाने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। 400 की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उठा सकते हैं, मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता द्वारा दक्षिण भारत को विभाजित करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर गौर करने की बात कही है कि अगर कोई कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। और समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई को कोर्ट से क्लीन चिट नहीं समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे, क्लीन चिट नहीं है। हॉट सीट में आज बात रामनगरी श्रीधाम अयोध्या के संसदीय क्षेत्र फैजाबाद की करेंगे। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का मुकाबला बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। भाजपा ने फैजाबाद के लोकसभा सीट से एक बार फिर से लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं सपा के अवधेश प्रसाद और बीएसपी के सच्चिदानंद पांडे भी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह अगर इस चुनाव में जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। खास इसलिए क्योंकि इस सीट से अब तक कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा सका है। तो क्या है फैजाबाद सीट का मिजाज, देखते हैं शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाह है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सीट राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राम मंदिर के मुद्दे ने देश को नई सियासी तासीर दी है। इस समय अयोध्या भी भगवान राम के रंग में रंगी हुई है। जिले का नाम भी बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, लेकिन लोकसभा सीट अब भी फैजाबाद ही है। उधर भाजपा ने एक बार फिर लल्लू सिंह पर दांव लगाया है, जो 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। लल्लू सिंह अपनी जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब हैं और इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं।
दुनिया के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो गरीब कल्याण की योजना चलाया, जो पूरे देश में विकास के काम किए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, भव्य मंदिर का आज जो निर्माण हुआ, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अयोध्या का जो विकास प्रारंभ हुआ है, इन सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी के बीच में हम। वहीं इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के कोटे के तहत आई इस सीट पर 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद ताल ठोक कर खड़े हैं। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे अवधेश प्रसाद बदलाव के नाम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुद्दा तो आज देश को बचाने का है और इस देश में लोकतंत्र को बचाने का है। हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो इस देश में जातीय जनगणना प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा, जिससे देश के सभी लोगों को अपना अधिकार मिल जाए। राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण और राम प्रकाश द्विवेदी की जन्मभूमि में पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक काफी बदलाव आ चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कें और डिजाइनर लाइटें सभी इस बदलाव के विविध आयाम पेश कर रहे हैं। चर्चा हो रही है, लड़ाई दोनों की बढ़िया होगी, दोनों लोग ही लड़ेंगे, सपा से भी और भाजपा से भी। रोजगार बढ़ा है, लोगों का काम बढ़ा है, पब्लिक का आना हुआ है, यहाँ पे अच्छे से लोग कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। यहाँ अयोध्या में तो बहुत सारा बदलाव आ गया है। यहाँ पर सड़कें अच्छी हो गई हैं, जो है आने जाने के साधन अच्छे हो गए हैं, रुकने के साधन अच्छे हो गए हैं और पानी की व्यवस्था बढ़िया हो गई है, तरह तरह के नाश्ता भोजन की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ कोई दिक्कत इस समय नहीं है। सड़क जहाँ भी आप जाइएगा, अभी जिस रास्ते से आप आए होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पेट का पानी नहीं हिला होगा। यही चीज़ आपको यहाँ तक आने के लिए सोचना पड़ता था। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर शामिल हैं। मिल्कीपुर सीट के अलावा 4 अन्य सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अब बात करें इस सीट के लोकसभा इतिहास की, तो 1957 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। इमरजेंसी के बाद पहली बार यहां हवा का रुख बदला और 1977 में जनता पार्टी के अनंत राम जायसवाल ने जीत हासिल की। हालांकि 1980 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और जयराम वर्मा सांसद चुने गए। वहीं 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस के निर्मल खत्री ने चुनाव जीता। 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव सांसद चुने गए। 1991 और 1996 में भाजपा के विनय कटियार यहां से सांसद बने। 1998 के चुनाव में मित्रसेन यादव ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की। अगले ही साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के विनय कटियार ने फिर से जीत हासिल की। बदलाव का यह दौर चलता रहा और मित्रसेन यादव 2004 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने, जबकि 2009 में कांग्रेस के निर्मल खत्री ने यहां से जीत दर्ज की। उसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के लल्लू सिंह इस सीट से सांसद चुने गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, अयोध्या में लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग जगह जाकर लोगों से उनके मुद्दों पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट सूबे की चंद हाई प्रोफाइल संसदीय सीटों में से एक है। बुंदेलखंड के इस इलाके को वीरता, त्याग और आत्मसम्मान के लिए भी जाना जाता है। शुरुआत में राजनीतिक रूप से झांसी कांग्रेस का मजबूत इलाका रहा, लेकिन वक्त के साथ बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी जगह बना ली। इस बार भाजपा ने एक बार फिर से अनुराग शर्मा पर दाव लगाया है, जो 2019 में यहां से जीत करके संसद पहुंचे थे। इंडी गठबंधन की बात करें तो प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदीप जैन चुनावी मैदान में। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच बसा हुआ है और यह अपनी अदम्य वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है झांसी, जो बुंदेलखंड की राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखती है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर यहां की राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। उधर भाजपा ने एक बार फिर अनुराग शर्मा पर दांव लगाया है, जो 2019 में भी यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे।
वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य चुनावी मैदान में हैं। अनुराग शर्मा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल और इलाके में किए गए विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांगते दिख रहे हैं। झांसी की लाइफस्टाइल भी बदल रही है अब, तो हमारे लोग बहुत अब खुश हैं इन चीज़ों से। 1000 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है झांसी सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, तो अब पर्यटन के लिए भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज करने वाले प्रदीप जैन आदित्य बदलाव की लहर और विकास कार्यों की अनदेखी के दावे को लेकर ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि वो 2009 का इतिहास एक बार फिर दोहराएंगे। देखिए, ये चुनाव झांसी की जनता लड़ रही है। झांसी ललितपुर के लोग खुद प्रदीप जैन आदित्य बन के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने हमेशा प्रयास किया कि क्षेत्र में या राजधानी में दोनों जगह जो हमारा राजधर्म है उसका निर्वाह करूं। बुंदेलखंड के इस इलाके ने लंबे समय से पिछड़ेपन की मार झेली है, लेकिन अब नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर के कारण यहाँ के लोग अब विकास की रफ्तार के साथ दौड़ना चाह रहे हैं। विकास बहुत हुआ है। ये 10 साल से खास करके हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड वाइड 5th रैंक में अभी है। तो इस हिसाब से अगर सरकार अच्छे काम करे तो हमें लग रहा है कि हम इकोनॉमी में 3rd पोजीशन में आ जाएंगे। झांसी पहले जो पिछड़ेपन में कहा जाता था, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें काफी सुधार हुआ है और विकास हुआ है। बहुत प्रोग्रेस की है हमारे झांसी ने भी और हमारी कंट्री में। आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। अब बाहर जाओ तो सब पता चलता है कि हाँ, हमारी इज्जत बढ़ गई है पहले से। अब बात करें इस संसदीय क्षेत्र की तो इस सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें झांसी नगर, बबीना, मऊरानीपुर, ललितपुर और महरौनी शामिल हैं। वहीं नजर डालें इस सीट के इतिहास पर तो 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इमरजेंसी के बाद पहली बार यहां हवा का रुख बदला और 1977 में जनता पार्टी की सुशीला नैयर ने जीत हासिल की। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा को पांव जमाने में मदद मिली और पार्टी के राजेंद्र अग्निहोत्री 1989 से लेकर 1998 तक इस सीट से सांसद चुने गए। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर सुजान सिंह बुंदेला सांसद चुने गए। 2004 में समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव यहां से जीते। 2009 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ने जीत हासिल की। वहीं 2014 में भाजपा की उमा भारती इस सीट से सांसद चुनी गईं। वहीं 2019 में भाजपा के अनुराग शर्मा यहां से जीतकर सांसद बने। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। किसकी होगी यह झांसी, जिसने बुंदेलखंड में लंबे समय तक एक उपेक्षा झेली है, पिछड़ापन झेला है, बेरोजगारी झेली है। आज यहाँ विकास की बयार बह रही है। डिफेंस कॉरिडोर है तो नोएडा जैसा एक टाउनशिप आ रही है। इससे लोग यहाँ बहुत उत्साहित हैं, मतदान करने में इन चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं। लगता है यहाँ एक तरफा वोटिंग होने जा रहा है। विकास के लिए लोग ज़्यादातर वोट करने वाले हैं। राकेश आर्य, DD न्यूज़, झांसी। और सीधे ले चलते हैं आपको बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इस वक्त प्रधानमंत्री की जनसभा हो रही है। आपके लिए दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे और ये इंडी गठबंधन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा, उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी। उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए।
अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में 2 गाली दो, शाम को 4 से और डाल दो और फिर सो जाओ। आप मुझे बताइए भाई, आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूरत पड़ती हो, आपके दुकान में, आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भाई ये 10 काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, मेरे ये काम तुझे पूरे करने हैं। कोई ऐसा आदमी रखेगा कि भाई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वाले को बस गाली देते रहना है, इसके लिए कोई तनख्वाह देगा क्या? इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या? कोई समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या? तो गाली देने वालों की जरूरत क्या है भाई? आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है? आज है, कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है, किसान भी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है, उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे,
बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे बाराबंकी से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। वहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा हो रही थी। और अब बात करते हैं झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव की। यूं तो चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ कुछ मुद्दे होते हैं लोकल भी। आज आपको लिए चलेंगे गोड्डा लोकसभा के देवघर और दिखाएंगे कि वहां पर पेड़ा नगरी से क्या कुछ निकल करके आता है। अभिषेक सिंह की चुनावी दंगल में ये रिपोर्ट देखिए। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैजनाथ धाम, जहां पर प्रति वर्ष लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। सावन के महीने में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, पूरे देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में बाबा बैजनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम के बीच तकरीबन देवघर बाबा बैजनाथ धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये जगह, जिसका नाम है घोलमाड़ा। पेड़ा नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 50, 60, 70 साल पहले यहाँ पर पेड़े की दुकान की शुरुआत की गई थी सुखाड़ी मंडल के नाम से, और ये इतना विख्यात होता चला गया कि आज यहाँ पर तकरीबन 500 से ज्यादा यानी तकरीबन 5 किलोमीटर तक आपको सिर्फ पेड़े का ही दुकान मिलेगा। इस चुनावी समर में इस पेड़ा नगरी की क्या है व्यथा, क्या समस्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है और क्या और डेवलपमेंट यहाँ के लोगों की मांग है, इस पर हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनको क्या यहाँ पर अब तक फायदा हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। निशिकांत दुबे तो बहुत काम किया है, जैसे कि देवघर बासुकीनाथ का 4 लाइन बनवा दिया, हवाई अड्डा बनवा दिया, एम्स बनवा दिया। काम तो किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। हमारी यही सोच है कि सरकार की पॉलिसी कैसी भी हो लेकिन यूथ के लिए कुछ रोजगार जनरेट हो। यहाँ तो निशिकांत दुबे का है, वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रभारी है। वैसे तो यहाँ का सबसे पुराना पेड़ा भंडार सुखारी मंडल के नाम से मशहूर है और अब उसके भी कई ब्रांच खुल चुके हैं। कौन असली है कौन नकली, यह तो शायद यहाँ आने के बाद ही इसे समझा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर यहाँ सैकड़ों पेड़े की अन्य दुकानों ने अपनी पहचान बनाई है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस पेड़ा नगरी के सांसद भाजपा के निशिकांत दुबे हैं, जो लगातार 3 बार से यहाँ के सांसद हैं, जिनके खिलाफ इस बार महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रदीप यादव मैदान में हैं। तकरीबन 16 लाख मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच था, जिसमें भाजपा के निशिकांत दुबे तकरीबन 2 लाख वोट के अंतर से जीते थे। गुड्डा लोकसभा क्षेत्र के माइलस्टोन कहे जाने वाले देवघर में पिछले कुछ वर्षों के अंदर विकास को लेकर किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाए तो यहाँ पर एम्स, एयरपोर्ट के लिए लोग भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तारीफ करते हैं। 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी या फिर भारतीय रेलवे के विस्तार से लेकर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को यहां तक पहुंचने में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की क्या भूमिका रही है, वो यहीं के लोगों से जानते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार प्रदीप यादव को लेकर लोगों की क्या सोच है वह भी समझते हैं। निशिकांत जी से उम्मीद तो था काफी यहाँ घोरमारा के लेके, लेकिन उम्मीद तो फेर दिया। कहाँ व्यवस्था किया घोरमारा के लिए? भाजपा विकास कर रही है। धर्मशाला चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए, शौचालय चाहिए, एक चिकित्सा नहीं है यहाँ पर। इस पेड़े का खरीदार सभी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम बयान दर्ज करने के लिए 30 हजारी कोर्ट लेकर के जा रही है। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकरण में स्वाति मालीवाल ने देर रात
एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। अपने साथ हुई बदसलूकी पर पहली बार बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव ने उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से और पेट में भी मारा। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर भी हमला किया। दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, गुरुवार देर रात स्वाति मालीवाल दिल्ली एम्स भी पहुंची, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद एफआईआर और एम्स में मेडिकल टेस्ट के बाद देर रात वो अपने घर लौटी। और स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए। इसमें स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे और चोट पहुंचाना जैसे आरोप शामिल है। और इस पूरे प्रकरण पर भाजपा शुरुआत से ही बहुत ही मुखर रही है और आम आदमी पार्टी के सांसद को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज़ भी उठा रही है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित वाल्मीकि ने इस मामले पर एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पार्टी में राघव चड्ढा के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। अमित मालवीय ने लिखा, स्वाति मालीवाल के चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे गए, छाती और शरीर के निचले हिस्से पर बेरहमी से हमला किया गया, शायद इसलिए क्योंकि अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। मुझे नहीं पता कि राघव चड्ढा का क्या भाग्य होगा जो लंदन से लौटने से ही इनकार कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलना तो छोड़िए। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ये चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सुरक्षित नहीं है, केजरीवाल के को लेके दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या बात कर सकते हैं काम औरत के बारे में। सीएम होने के बावजूद उनके घर में, सीएम हाउस में उन्हीं के एक सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और उसके बाद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे और कल्प्रिट को लेके लखनऊ में घूम रहे हैं। इससे यह साबित कर रहे हैं केजरीवाल की महिलाओं का जो सम्मान की बातें करते हैं सब उनका झूठा है, झूठे वादे हैं। हम इसीलिए चूड़ियां लेके आए ताकि वो चूड़ियां पहन के चुपचाप जैसे बैठे, चूड़ियां पहन के घर पे बैठे। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई होने का वो क्लेम करते हैं। यदि वो दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो अपना इस्तीफा दें। दिल्ली को और संभालने के लिए बहुत लोग हैं। अगर एक महिला केजरीवाल के राज में सुरक्षित नहीं है, उनकी अपनी पार्टी की महिला, एक राजकीय पद पर आसीन महिला, दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन महिला अगर सुरक्षित नहीं है, केजरीवाल को डूब मरना चाहिए और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आपके यहाँ महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ है और आप मुंह में दही लगा के बैठे हैं। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। मुकेश, अंतरिम जमानत पर केजरीवाल साहब बाहर हैं, लेकिन मुश्किलें अभी उनकी लग रहा है बढ़ती जा रही हैं, घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कल लखनऊ में, आज पंजाब में, अमृतसर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये मामला शायद अब पीछा छोड़ने वाला नहीं उनका। बिल्कुल, जिस तरह से एडवांटेज के रूप में ले रही थी केजरीवाल एंड कंपनी उनकी रिहाई को, अब एक और मुसीबत उनके दरवाजे या यूं कहूं मेरे ठीक पीछे उनके आवास के बाहर आकर के खड़ी हो गई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही वो पंजाब से अपनी कैंपेन करके आएंगे, दिल्ली पुलिस की टीम यहां से उनसे फिर से सवाल। मुकेश, आपको रोकना चाहेंगे जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त। के बारे में आपने कुछ जानकारी दी है कि उसकी हिस्ट्री क्या है? ऐसे भी उसने पहले कुछ इंसिडेंट्स से आपको जानकारी मिलेगी? नहीं, अभी ऐसी मेरे मतलब ऑफिशियल जानकारी नहीं है और अनऑफिशियली मैं बात नहीं करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरह से विभव हर जगह नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से आपसे मैं वही सवाल रिपीट भी कर रहा हूं कि केजरीवाल की नॉलेज में अगर आप कह रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्या? मुझे यही लगता है कि उन्होंने अपनी साइड चूज कर ली है। ही डजंट वांट टू बी ऑन मालीवाल साइड एंड ही बिलीव्स ऑन विभव मोर
than Swati Maliwal. Ma'am, can any kind of a punitive action be taken against Vibhor because he's constantly missing these summons? I think he will be charge sheeted accordingly because charges are framed, so he will be charge sheeted in the police complaint also. Ma'am, the Aam Aadmi Party and Kejriwal's team in fact are saying that politics is being played by BJP through NCW as well, who they claim doesn't speak on issues like Prajwal Revanna or in fact Kathua rape case and Manipur issues, but is very active on Swati Maliwal. What is your reaction? I have been talking about Manipur. I was there when Swati was there, and the worst part is the lady who was going out of her purview and could talk about Manipur. She was there in Manipur when I was there. So when I was there and she saw me, how can Aam Aadmi Party say that I was not there in Manipur? When she was so open to the media in Manipur, she was open in every case, wherever. How much traumatized she must be that she could not stand on her feet and talk about her own trauma. So we all can relate to her. मैम, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के कई जो है कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से स्वाति को लेकर भी कई तरह के पोस्ट भी हो रहे हैं, शायद आपने भी देखे होंगे, उस पर क्या कहेंगे कि मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है कि एक महिला जब विक्टिम होती है तो आप उसके पुरानी चीज़ें निकाल के लेके आते हो, आप उसके कैरेक्टर पे बात करते हो, और ये सबसे इजी होता है एक महिला के कैरेक्टर पे जाना, क्योंकि अगर आप उसको वैसे नहीं मार सकते तो आप उसको मॉरली मारने की कोशिश करते हो, और वही मुझे लगता है वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। और मैं चाहे स्वाति हो या कोई और हो, ऐसी स्थिति में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम आपस में अगर खड़े नहीं होंगी महिलाएं, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग ऐसी तरह के अटैक्स कर रहे हैं वो उनको और ज़्यादा विक्टिमाइज करेंगे। तो जरूरत पड़ने पर जो है मुख्यमंत्री से मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, और जरूरत पड़ने पर जो है क्या मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी से भी आप लोग भी एनसीडब्ल्यू अपनी एक सेपरेट इंक्वायरी करेगा? बिल्कुल करेगा ज़रूरत पड़ने पर। हाँ, हम लोग ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर पक्का अपनी इंक्वायरी, अगर हमने इंक्वायरी टीम गई तो हम एक एक सारे आई विटनेस से, और आई विटनेस में चाहे सीएम हो या उनकी पत्नी हो, हम उन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। मैं कल तक वेट कर रही हूँ, कल का फिर से हमने समय दिया है, उसके बाद एनसीडब्ल्यू एक रिकमेंडेशन बॉडी है, तो क्या आप पुलिस के साथ मिलकर जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो आप प्रेजेंट करेंगे या फिर आप अपनी सेपरेट इंक्वायरी खुद जारी रखेंगे? अगर पुलिस हमारे साथ काम करने को तैयार है तो हम उनके साथ मिलके काम करेंगे, अगर नहीं है तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। But ma'am, what would be the end result if the police doesn't cooperate? Because the maximum powers that the NCW has are mostly we can go to the court. We can go to the court when अगर हमारे से कोऑपरेट नहीं करते तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे। कल तक का इंतजार उन्होंने करने को कहा है। मुकेश शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, माफी चाहेंगे, आपको बीच में रोक करके जाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी मुद्दे पर थी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने बड़ी बात कही। रेखा जी कह रही हैं कि वो और उनकी टीम केजरीवाल साहब के पास जा सकती हैं, उनके घर जा करके ज़रूरत पड़ी तो उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी, उनकी पत्नी का भी रिकॉर्ड करेंगी। पुलिस के साथ काम करने को तैयार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। मुकेश जी, ये मामला अब इतना आसान नहीं होने जा रहा है और चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से रेखा शर्मा ने भी साफ तौर पे कहा कि एनसीडब्ल्यू उनको दोबारा सम्मन नोटिस करेगी और बुलाएगी, आज वो पेश नहीं हुए। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। अलग अलग टीमें उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है। और साथ ही साथ मैं इस समय सीएम आवास में हूँ, जहां पर आज के दिन बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर इस मामले में पूछताछ की जा सकती है और उनके इस गेट के बाहर के रजिस्टर में जितने लोग उस दिन उस प्रीमाइसेस में थे, एक एक के स्टेटमेंट दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम।
टीम और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेगी कि उस दिन 9 बजे क्या कुछ हुआ, क्या स्वाति माल को वाकई में ही मार पिटाई की गई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में जो आएगा वो पूछेगी और साथ साथ तमाम क्वेश्चन करेगी। अभी 164 के बयान के लिए दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल स्वाति मालिवाल को लेकर के कोर्ट जा रही है। ऐसे में ये जो एविडेंस है ये इकट्ठा किए जाएंगे और जैसे पहले उन्होंने कोर्ट ने उनको एक इंटरिम बेल दी थी, यानी पूरी आजादी नहीं थी उनके ऊपर, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन थी, एक बार फिर से घिर सकते हैं और ये तमाम चीजें अगर जल्दी से प्रूफ हो गई तो वो दोबारा तिहाड़ जेल भेजे जा सकते हैं जहां से वो आए थे। और इसको मुकेश साहब बड़ी बात कह रहे हैं, क्या ये कंफर्म्ड है कि दिल्ली पुलिस आज वापस अरविंद केजरीवाल जी के घर जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी? क्या ये कंफर्म है? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है इसकी अभी तक, क्योंकि तमाम मीडिया की टीम उनकी आई, क्योंकि ये एक प्रोसीडिंग है अजय जी जो उस दिन हुआ, क्योंकि मालीवाल ने बताया कि उस दिन सीएम खुद घर में मौजूद थे और उनके कहने पर विभव कुमार ने उन पर हाथ से उठाया, उनको मारा, तमाम चीजें उनके साथ हुई और वो रोती हुई यहाँ से आगे सिविल लाइन थाने में गई हैं, ऑटो पकड़ के गई हैं। यानी एक राज्यसभा सांसद के साथ इतनी बर्बरता, जिसका वो नारा लेते थे, नारी सम्मान का नारा लेते थे, नारियों की सुरक्षा की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, उनके खुद के फरमाइशों से इतनी बड़ी घटना हो गई और संजय सिंह ने इस पर चलिए विभव के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ कब होगी, गिरफ्तारी कब तक होगी, ये बड़ी बात है। विभव के ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रही है पुलिस? बिल्कुल, उनके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं जिसमें सबसे बड़ा संगीन आरोप है 354 का, उसके तहत उनको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी दिल्ली पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगी हुई। चलिए, मुकेश शुक्ला बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है विभव कुमार पर शिकंजा कसने के लिए जी बिल्कुल वो लखनऊ में मौजूद थे और वहां से वो गए और उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पे उनको स्पॉट किया गया केजरीवाल के साथ, जहां पर केजरीवाल खुद ये कहते थे कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बर्दाश्त करेंगे जो असंवैधानिक होगा, असम्मानित होगा, लेकिन उनके सामने इतना सब कुछ किया और विभव कुमार खुल के। लेकिन आज तो केजरीवाल साहब पंजाब में हैं, अमृतसर से अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। मुकेश, मुमकिन है कि विभव भी शायद उनके साथ हों, जैसा कल वो लखनऊ में थे, तो दिल्ली पुलिस क्या दूसरे मतलब पंजाब पुलिस या दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब एफआईआर तो दर्ज हो गई, गिरफ्तारी बाकी है विभव की? चलिए, मुकेश से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो मामला है स्वाति मालीवाल के ऊपर हमले का, और ये कहा जा रहा है कि विभव ने तो ठीक है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, स्वाति मालीवाल ने खुले तौर पर उनका नाम दर्ज करा दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर क्या ऐसा किया गया, ये एक बहुत बड़ा पेंच है आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कि अगर वो उस वक्त घर में मौजूद थे और उनके कहने पर विभव ने ऐसा किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, जिसकी कि अब रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, फिर वो अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ जा सकती है। और दिल्ली पुलिस, जैसा कि बता रहे थे मुकेश, कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इंतज़ार कर रही है चुनाव प्रचार के बाद कब केजरीवाल साहब आएंगे और उनसे भी पूछताछ हो सकती है, संभावना से इनकार नहीं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 टूक कह दिया है कि उनकी टीम जाएगी और केजरीवाल साहब और उनकी पत्नी के साथ भी पूछताछ करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार अब भी सामने आ रही हैं, अभी तक वो रुकी नहीं है। गुरुवार को एक महिला ने 3 लोगों पर घर के बाहर से उनका अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई है। और संदेश खाली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया कि उस पर अदालत में यह कहने के लिए दबाव डाला गया कि क्षेत्र में महिलाओं पर कथित अत्याचार झूठे हैं। यहाँ यानी राजनीति अब भी जारी है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और बालूरघाट से लोकसभा उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि राज्य में महिलाओं का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। माहौल अभी भी बहुत खराब है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सीबीआई को और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। महिलाओं के साथ वहाँ पे बर्बरता हो रही है और अभी टीएमसी के एक पंचायत समिति के मेंबर ने भी उन्होंने बयान दे चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस प्रचार कर रही है वो झूठ है। सच में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और महिलाओं के साथ पताराना हुई है और इसका जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर पश्चिम बंगाल में बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार की बात करें रेखा पात्रा, उन्होंने भी इस घटना को निंदनीय बताया। भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि राज्य में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस का व्यवहार उसके ऊपर से निराशाजनक रहा है। संदेशखाली में जो आंदोलन हुआ वही आंदोलन कि लोगों ने, तृणमूल बाहिनी ने, गुंडा बाहिनी ने
आज उनके ऊपर अटैक कर रही है। कल हमारी एक दीदी को हाथ पांव बांध के रात घर से उठा के लेके और उनको रेप किए और उनको मारने की जान से मारने की कोशिश की। उनका हाथ में आर्म्स थे, बहुत अस्त्रों थे। तो उनकी बच्चे घर से रो रहा था, इसलिए आसपास की सब जग गई और लाइटर मारने की बात उन्होंने भाग गए। उनको पकड़ नहीं सकी कि मगर भाग गए। उनकी लाइफ रिस्क से उनको अभी कोर्ट पे लाई गई। तो माँ बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, वही आंदोलन से माँ बहन के ऊपर झूठा केसेस लगा रही है। थाने से पुलिस प्रशासन जाके रात के अंधेरे में 2 बजे 1 बजे 3 बजे जाके उनके ऊपर हमला करे, घर की ताला तोड़ के उनकी घर में घुस के उनको मारती है, उनकी बच्चे के ऊपर अत्याचार करती है। ये जल्दी से जल्दी रुकवाई दी जाए। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में 6 मई को अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले शूटर को अब पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच भालसवा डेयरी के पास देर रात चली एक एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाश की पहचान शूटर अजय उर्फ गोली के रूप में हुई। अजय मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और दिल्ली पुलिस का वांटेड था। सिने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने हाल ही में बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर एक वीडियो शूट किया था और इसकी तारीफ भी की थी। रश्मिका ने ये वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। रश्मिका के इस वीडियो पर प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बिल्कुल, लोगों को जोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने से ज़्यादा संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। रश्मिका ने अपने इस वीडियो में अटल सेतु की तारीफ करते हुए बताया था कि पहले जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे लगते थे, अब आप वहां पर 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं, बाहर देख, क्या दिख रहा है? If you're still just seeing a sea bridge, then knock knock, open your eyes, bro. Mumbai Trans Harbour Link, Bharat's longest ever sea bridge, 22 kilometers long, 6 lanes. It cuts 2 hours journey to just 20 minutes. Unbelievable, ना? कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता था कि ये होगा। ये नॉक है उन बंद दरवाजों पर जो कहते थे इंडिया कांट ड्रीम बिग, but we built this majestic marvel in just 7 years. अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसे जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है। अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। Our nation is unstoppable now. ऐसे hundreds of अटल सेतुस बनाने हैं। Wake up and vote for development. और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्म महोत्सव में लास्ट सिनेफ कैटेगरी में चुना गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर फिल्म के निर्देशक चिदानंद एस नाइक, डीओपी सूरज ठाकुर, प्रोडक्शन डिजाइनर प्रणव खोट, साउंड डिजाइनर और संगीतकार अभिषेक कदम से बात की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। 77वें संस्करण कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की भागीदारी इस बार काफी अच्छी है। उसमें से एक मूवी है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, जो लास्ट सिनेफ कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है और उसके मेकर्स हमारे साथ में हैं। चिदानंद नायक हैं जो डायरेक्टर हैं। हम समझते हैं ये फोकटेल पे बेस्ड है। क्या है इसकी कहानी और यहाँ तक पहुँचना कितना एक हमारे लिए उत्साह गर्व की बात है? वो कहानी ऐसा है कि एक दादी और नानी होता है जो सोचता है कि उसका मुर्गी से ही दिन होता है। सो माई फिल्म इज बेस्ड ऑन दैट एंड कमिंग हियर टू कांस इज अ great achievement and we feel very proud to be here representing India. हम इस बार जैसे हम बात कर रहे हैं जो स्टोरी मेकिंग है वो इवॉल्व होती जा रही है। हर
जगह से, हर रीजन से ये कहानी बन के आ रही है और हर जन एक फिल्म मेकर बन रहा है। ऐसे समय में आप कैसे देखते हैं कितना बदलाव आया है फिल्म मेकिंग में? See, when we think about Indian films, every part of the culture is also Indian film. Now we are getting that recognition. So when I say it's a Kannada film, it's a Indian film. सूरज हमारे साथ हैं, आपका क्या रोल है इसमें? और वही बात, फिल्म मेकिंग जब हो रही थी, क्या क्या आप लोग ने चैलेंजेस फेस किए, क्या आपको ईज़ हुआ, किस तरीके से आप लोग यहाँ तक पहुँचे? मैं DOP हूँ ये फिल्म का, एंड चैलेंजेस हमारे काफ़ी हुए हैं फिल्म बनाने के, बिकॉज फिल्म स्कूल की फिल्म है तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कैमरा वाइज, लोकेशन वाइज, लाइट्स वाइज। तो हमको 50 किलोमीटर्स का रेडियस था, तो उसमें एक ऐसा अननोन लोकेशन, अननोन टाइम पीरियड का लोकेशन हम लोग को ढूंढना था। तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज फिल्म स्कूल पुणे के सेंटर में है और अराउंड द इंस्टीट्यूट इट्स ऑलमोस्ट सिटी। सो वैसा ढूंढना हमको काफ़ी मुश्किल था। तो मैं और अभिषेक जो हमारे साउंड डिज़ाइनर है, हम लोग ऑलमोस्ट 50 से 60 गांव ढूंढे हैं एक लोकेशन मिलने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं। पर ये शूट पुणे में हुई है? यस, पुणे के नज़दीक पानछेद करके एक एरिया है, वहाँ पे हुई है। हमारे साथ प्रणव भी हैं। प्रणव, आपका क्या रोल है? और ये बताएं कि जैसा ये बता रहे थे चैलेंजेस था, रात की फिल्म शूट हुई है, क्या आप लोगों ने इनोवेशन लगाया यहाँ पर, कितनी टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की है? जैसे कि मैं इस फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइनर था, तो कंप्लीट विजुअल नरेशन करना मेरा काम था। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मुझे फर्स्ट इंटरेस्ट वहाँ से आ गया कि बाबा ये तो मेरे पास का स्टोरी है, क्योंकि मैं कर्नाटका बाउंड्री से बिलोंग करता हूँ। मुझे इंटरेस्ट आ गया, मैं उसके साथ जुड़ गया उस स्टोरी से। सबसे पहले मैं स्टोरी से कनेक्ट हो गया, लेकिन जब स्टोरी कर रहे थे तब सोचा कि यार 4 दिन नाइट में शूट करना है, इतने सारे, जैसे सूरज ने बताया कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हमें होते हैं, उसमें शूट करना होता है। उसके साथ शूट कर रहे थे, जो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो रेफरेंसेस हमने लिए थे, हम उसके थ्रू काम कर रहे थे उसके ऊपर। बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे ऐसे थे कि हमने कुछ गूगल से वगैरह ज़्यादा उठाया नहीं था, हम मिल रहे थे। बेसिकली हम कर्नाटका बाउंड्री के लोगों से हमने थोड़ा सा हेल्प लिया, स्पेसिफिकली फॉर ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम के लिए होगा। तो ऐसे रेफरेंसेस हम, या फिर हम हेल्प ले रहे थे बाकियों से। एक बेस्ट थिंग थी कि बाकी लोग इसमें है, इन्वॉल्व है। अभिषेक, वही सवाल, क्या है रोल आपका? और हम बात करते हैं जब FTII की, तो ऐसे में कि आप फिल्म बनाना सीख रहे हैं, आपकी फिल्म सीधे आ जाती है यहाँ पे, जो सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में से एक मानी जाती है, वर्थ हो गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस फिल्म का साउंड डिज़ाइनर और म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। तो मेरा काम इस फिल्म का एक फीलिंग जो है उस ज़माने का, एक फैंटेसी कहानी है, पुराने ज़माने की कहानी है, तो उसका एक फ़ील लाना और इस स्टोरी में जो हो रहा है उसको सेल करना ऑडियंस को, वो मेरा काम है। और हम सब ने इसमें जी जान लगा दी थी, और बनाते हो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका क्या करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, हम सिर्फ इसको बनाने में बिजी थे, किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे आएगी। अभी भी थोड़ा अनरियल ही लगता है। तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड मतलब लेट्स सी व्हाट इट डज। हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि यहाँ पर ये फिल्म धूम मचाए, और साथ ही जब वापस हमारे भारत में आए तो हमें भी मौका मिले, सारे दर्शकों को भी मौका मिले इस अद्भुत क्रिएशन को विटनेस करने का। और जैसा कि हम इनके स्माइल से समझ पा रहे हैं, हमारे लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वही बात, उम्मीद ये है कि यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी धूम मचाए। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की सुव्यवस्था की कमान अब खुद संभाल ली है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसी क्रम में उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि तीर्थयात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और चारधाम यात्रा के दौरान VIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है। 31 मई तक इस रोक को बढ़ा दिया गया है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने VIP दर्शन पर लगी इस रोक को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने फैसला इसलिए लगाया ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से चारों धामों के दर्शन कर पाएं। फलों के राजा आम की इस वक्त बहार है। गर्मियों में आम खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के आम की बात कुछ और ही है। मलिहाबाद में इस वक्त आम की फसल के साथ साथ लोकसभा चुनाव की गर्मी भी है।
यहाँ 20 मई को मतदान होना है। चुनावी खबरों के बीच आपको मिलाते हैं इलाहाबाद के एक ऐसे परिवार से जो 2 दशकों से ज़्यादा समय से आम की खेती कर रहे हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए। मलिहाबाद, वो शहर जो अपनी आम की खेती के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाले आमों की मांग पूरी दुनिया में है। इन विश्व प्रसिद्ध आमों के पीछे मेहनत छुपी है उन किसानों की जो अपनी मेहनत से इस उपजाऊ धरती पर आम की खेती कर रहे हैं। दशकों से आम की खेती करने वाले ये किसान न सिर्फ धरती को उपजाऊ बनाए रखने का काम कर रहे हैं, बल्कि साथ ही वो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ा रहे हैं। मलिहाबाद अपने दशहरी, लंगड़ा और चौसा आम के लिए जाना जाता है। इनसे मिलिए, ये है पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला खान। इन्हें मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है। हाजी कलीमुल्ला अपने 8 एकड़ के बगीचे में 1600 से अधिक प्रकार के आम उगा चुके हैं। बचपन से हमें शौक है। असमें हम 7वीं जमात तक पढ़े हैं। पढ़ने में दिल नहीं लगा, कभी तो फेल हो गए 7वीं जमात में। बस जब फेल हो गए उसके बाद से आज का दिन हम सिर्फ इसी में नर्सरी में हैं। हमें 2 मुल्कों ने बुलाया हमको सन 2000 में, नहीं 2000 में। हाँ, तो ये समझिए दुबई वालों ने 10 तोले का बिस्कुट सोने का दिया। और ईरान में भी गए, ईरान वाले भी कुछ देना चाहे तो हमने साफ कहा कि नहीं, हमें नौकरी नहीं करना है। तो हमें 10 तोले का बिस्कुट भी दिया, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें पैसे से प्यार नहीं है। तो हम इसी में लग गए। हाजी कलीमुल्ला खान और उनके किसान साथी कम होते जलस्तर और कीटनाशकों के बढ़ रहे उपयोग से भी थोड़े चिंतित नजर आए। दिक्कतें इसी में नहीं आ रही, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, शायद पूरी दुनिया में आ रही हैं। क्योंकि ज़्यादा हिस्सा पानी जो ऊपर से बरसता है वो पानी समंदर में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद ये माहौल जो मलिहाबाद में है पूरे भारत में है, क्योंकि यहाँ पर पानी जहाँ हम खड़े हैं 26-27 फुट पर था, आज करीब 80 फुट पर पानी पहुँच गया। यहाँ पर 52 फुट पर पहले स्टेट कमेटी बन जाती थी, पूरा पानी हमको मिला करता था। आज हमको 180 फुट पर पानी सही मिल रहा है। तो पानी की कमी इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है कि ज़मीन धीरे धीरे खाली हो रही है। चैनलों के माध्यम से कहा है कि दवा पे जो है अगर सरकार लगाम लगाएगी नकली दवाओं पे, तो उससे जो है बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये नकली दवा हम लोग को मिल जाती है, छिड़कते हैं, उसका पौधा बौर और सब जल जाता है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश है कि जो है ये जो नकली दवा है, या आप लोग ऐसी कोई एजेंसी खुलवा दीजिए अपनी तरफ से कि उसमें कम से कम दवा जो है, दवा की सुविधा अच्छी मिले और ओरिजिनल मिले। जब दवा ओरिजिनल मिलेगी तो उसमें फल भी अच्छा आएगा, साफ आएगा। चुनाव के इस मौसम में आम के किसानों को उम्मीद है कि लोगों की नज़र उन पर भी पड़ेगी। प्रत्याशी उनकी सुध लेंगे और इन विश्व प्रसिद्ध आमों को बचाने की कोशिश करेंगे। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आम की अर्थव्यवस्था को अब तक की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार प्रतिबंधों के जरिए और उसकी आपूर्ति में आ रही समस्याओं से जूझ रहे इन व्यापारियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना ये कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो चुनाव के बीच इस तरह की ज़मीनी जो कहानियां हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो फिलहाल समाचार के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।